हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं अध्याय नंबर 2 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों ये है पार्ट नंबर 2, अर्थात मैंने पार्ट नंबर 1 में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे उसको बताए हैं, तो जाके देखिए आप लोग, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जो बाकी बच गए थे वो हम देखते हैं पार्ट नंबर 2 में। इसके अंदर हम बाकी जो बच गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर वो हम लोग पढ़ते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मॉलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2017 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मॉलर चालकता और तुल्यांक चालकता में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हम समझते हैं इसके आंसर को। तो देखिए, मॉलर चालकता होती है लैम्बडा एम बराबर होगा सूत्र अणुभार बटा तुल्यांक भार, अणुभार बटा तुल्यांक भार इंटू तुल्यांक चालकता। तो सिंपल है, बीच में आपको जोड़ना है अणुभार बटे तुल्यांक भार, बाकी कुछ नहीं है। तुल्यांक चालकता है, इसको इधर कर दो, जो कि लैम्बडा इक्वल, देखो तुल्यांक के लिए हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो लैम्बडा क्यू और लैम्बडा एम मॉलर चालकता, मॉलर के लिए, ठीक है। तो मॉलर चालकता लैम्बडा एम बराबर अणुभार बटा तुल्यांक भार इंटू तुल्यांक चालकता, ये इसका संबंध हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्रथम नियम बताया था, अब इसमें है द्वितीय नियम। तो फैराडे के दोनों नियम इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो पढ़िए इसको ध्यान से। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में और 17 में, ठीक है। इस नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार, जब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम क्या होता है कि जैसे कि देखिए ये अंगुली है, इधर जोड़ी, इसके बाद इधर जोड़ी, इसके बाद इधर जोड़ी, इसके बाद इधर, मतलब इसको हमने एक लाइन सर बांध दिया, ठीक है। मतलब आपको एक के बाद में एक बांध दिया, तो उसको श्रेणी क्रम बोल सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। मान लेते हैं एक विद्युत अपघट इधर है, एक विद्युत अपघट इधर है, एक विद्युत अपघट इधर है, और इन सब में जो भी विद्युत अपघट हैं उसके विलयनों में हम लोग समान मात्रा में क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, ठीक है, समान। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त, जो इनके इलेक्ट्रोड होते हैं उन पर मुक्त या एकत्रित, आप इसको एकत्रित बोल सकते हैं, एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान जो होंगे वो उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होंगे। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघटय के विलयन होते हैं, उसमें अगर समान मात्रा में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो फिर क्या होगा, उन इलेक्ट्रोडों पर, जो भी इलेक्ट्रोड लगे हुए उन इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त या फिर एकत्रित पदार्थ के जो द्रव्यमान है वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं W1 बराबर E1, W2 बराबर E2। अब इनके तुल्यांक मतलब समानुपाती हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि W1 होगा वो W2 के बराबर, तो W1 W2 के बराबर, अर्थात E1 E2 के बराबर, तो E1 E2 के बराबर। तो ये हो जाएगा W1 ओपन E1 बराबर W2 ओपन E2, ये इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम समझते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए फर्स्ट है इसमें डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। डेनियल सेल होता है जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, इसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल, उसका पूछ रहा है चित्र बनाने के लिए, और ये क्वेश्चन भी आ भी सकता है। और दोस्तों मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था ईंधन सेल का चित्र भी पूछ सकता है और डेनियल सेल का भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आया था 2013 में। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अर्ध अभिक्रिया लिखिए। मतलब इसी का ही पूछ रहा है कि जो डेनियल सेल है उसमें जो आपके इलेक्ट्रोड हैं उन पर होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया लिखिए, अर्ध अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा, इस सेल के लिए नैनरस्ट समीकरण का गणितीय रूप लिखिए। तो इसी सेल के लिए हम लोगों को नैनरस्ट इक्वेशन लिखनी है, नैनरस्ट समीकरण लिखनी है। जो सेकंड वाला होता है वो 13 और 14 में पूछा गया था, और थर्ड वाला होता है वो 14 में पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेनियल सेल का नामांकित चित्र। इसका आंसर हो जाएगा अ का। देखिए दोस्तों ये है डेनियल सेल का चित्र, जिसमें आप देख सकते हैं आराम से, एक हमने पात्र लिया है जिसमें हमने ZnSO4 मतलब कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है, और इधर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है। इसके अंदर जिंक की ही रॉड लगा देते हैं, ये जिंक की रॉड है, ध्यान रखना, जिंक की छड़ बोल सकते हैं, रॉड बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये है आपकी जिंक की छड़, और ये है दोस्तों कॉपर की छड़।
दोस्तों अब देखिए, हमने कॉपर सल्फेट वाले विलयन में कॉपर की छड़ लगाई है और जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन में जिंक की हमने रॉड लगा रखी है। इन दोनों को कनेक्टिंग वायर से अमीटर से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी में। ठीक है, बैटरी लगा देंगे, उसको अमीटर से कनेक्ट करके दोनों को जोड़ देते हैं। अब दोस्तों इस परिपथ को हमको कंप्लीट करना है, परिपथ को पूर्ण करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पात्र से इस पात्र के लिए हम लोग एक सेतु बनाते हैं, मतलब कि जिसके अंदर कोई लवण भरे होते हैं। अब इसके अंदर लवण क्या कौन हो सकते हैं, तो कैल्शियम वगैरह लवण हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो लवण भर करके इन दोनों पात्र को हम लोग एक करते हैं, मतलब कि इसको जोड़ते हैं एक सेतु के माध्यम से। जैसे कि आपको पता होता है पुल होता है, सेतु होता है, वो क्या करता है ना, नदी होती है, अगर जाना है उस पार, इधर से उस पार जाना है तो हम क्या करेंगे, पुल बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इधर से इधर आने के लिए, इधर से इधर आने के लिए हम लोग एक सेतु लगा दें जिसको लवण सेतु कहते हैं, जो कि परिपथ को कंप्लीट करता है। ठीक है, अब मैं आपको समझा भी देता हूँ ताकि आपको जो सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा है ना, इसके लिए आप आंसर भी लिख सकते हो। देखिए, जिंक होता है वो क्या करता है, यहाँ से छड़ में से अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। जिंक होता है, देखिए जिंक होता है वो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, अर्थात वो बनाएगा जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए यहाँ जाएंगे और यहाँ पर सॉल्यूशन में से CuSO4 में से Cu2+ होता है, Cu2+, वो क्या करेंगे, आए हुए 2 इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये बन जाएगा कॉपर। अब इससे क्या होता है, देखिए जिंक होता है वो रॉड में से आ रहा है और ये Zn2+ बना रहा है जो कि विलयन में जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन में से कॉपर 2+ होता है वो जा रहा है और वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो वो कॉपर बन जाएगा, जो कि कॉपर एक सॉलिड होगा, धातु होगा, जो कि इस रॉड को मोटा करता जाएगा। बट यहाँ पर जो आपका जिंक सॉलिड था वो एक्वस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, जो एक्वस फॉर्म बोल सकते हैं जलीय में, ये यहाँ पर जाएगा, अर्थात वो रॉड खत्म होती जाएगी। तो दोस्तों एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, जहाँ पर दोस्तों ऑक्सीकरण होता है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, मतलब कि ऑक्सीकरण हो रहा है। जहाँ पर भी ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, इसको हम क्या नाम देते हैं, एनोड नाम देते हैं। और जहाँ पर अपचयन होता है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, इस साइड अपचयन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कैथोड और ये हो जाएगा एनोड। अब यहाँ पर क्या होता है, जिंक होता है वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो रॉड होती है वो नेगेटिव हो जाएगी, इस वजह से एनोड होता है वो नेगेटिव ध्रुव होगा। यहाँ पर क्या होता है, जो कॉपर होता है सॉल्यूशन में के आकर के, मतलब Cu2+ होता है, वो इधर आकर के जमा होंगे रॉड पर, मतलब कि धन आयन बढ़ जाएंगे छड़ के ऊपर, कॉपर 2+ आयन बढ़ जाएंगे। तो ये आपका जो पोल होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब कि पॉजिटिव होता है ध्रुव, ये वाला सिरा कैथोड होने के बावजूद भी पॉजिटिव होता है, और ये एनोड होने के बावजूद भी नेगेटिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है डेनियल सेल के अंदर। तो पहली बात, पहला जो क्वेश्चन था वो तो आपने कर लिया। पहला क्वेश्चन सिंपल पूछा था चित्र, तो चित्र बनाया। ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बताई है वो आपको सेकंड क्वेश्चन में करनी है। ठीक है, ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया ये रही और अपचयन की अर्ध अभिक्रिया ये रही। ठीक है, अब इसको सेल अभिक्रिया बनानी तो कैसे बनाएंगे, जिंक और कॉपर 2+, देखिए इसको जिंक कॉपर 2+, फिर आगे जाके क्या हो जाएगा, जिंक 2+ और कॉपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पूरा सेल समीकरण, या सेल अभिक्रिया, सॉरी सेल समीकरण नहीं, सेल अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो इसका, और इसका भी ले सकते हैं आप। दोस्तों जो आपका ब था इसका क्या पूछ रहा था, ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अभिक्रिया पूछ रहा था। तो जो देखिए जिंक होता है वो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो ये बन जाएगा Zn2+, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया अर्ध अभिक्रिया। और कॉपर होता है वो 2+, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ये वाले, और ये कॉपर बनाता है सॉलिड, जहाँ पर अपचयन हो जाएगा, तो अपचयन की अर्ध अभिक्रिया। जिंक कॉपर 2+, जिंक कॉपर 2+, जिंक 2+ और कॉपर, जिंक 2+ कॉपर, ये हो जाएगी पूरी सेल्स अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, सेल अभिक्रिया।
तो आपका ब वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब स में क्या पूछ रहा था, डेनियल सेल के लिए हम लोगों को नैनरस्ट समीकरण लिखनी थी। तो नैनरस्ट समीकरण हो जाएगी दोस्तों ई सेल बराबर, अब ये क्या है देखो, ई नॉट Cu2 प्लस Cu, ये पूरा पार्ट है आपका कैथोड वाला, और यहाँ पर क्या है ई नॉट माइनस ई नॉट Zn2 प्लस और Zn, ये पूरा पार्ट है आपका एनोड वाला। तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड प्लस 0.059 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा लोग। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, Zn और Cu2 प्लस, Zn और Cu2 प्लस, तो ऊपर हो जाएगा अभिकारक और नीचे हो जाएगा उत्पाद। देखिए Zn2 प्लस, Zn2 प्लस और Cu, तो Cu ये हो जाएगा उत्पाद। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ये लास्ट वाला आपको ध्यान रखना है, अभिकारक बटा उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो नैनरस्ट समीकरण हो जाएगी डेनियल सेल के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, देखिए रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। अब यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं पूछा है, रेडॉक्स विभव पूछा है। ठीक है, देखिए ये 2014 में आ रखा है। आंसर हो जाएगा जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया होती है। अब रेडॉक्स नाम आ चुका है, इसका मतलब आप समझ लेना कि ऑक्सीकरण और अपचयन तो नाम आएगा ही सही। तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया होती है जिस भी सेल में, जो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। जिस सेल के अंदर ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया होती है उसमें धातु और जो विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि OX होता है, ऑक्सीकारक होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और उसके संगत वो अपचायक में बदल जाते हैं। यदि इस प्रकार के सेल का विभव E हो तो ऑक्सीकारक की सांद्रता OX होगा। यदि कोई भी सेल है, इस प्रकार का सेल है, उसमें विभव E हो तो ऑक्सीकारक की सांद्रता OX तथा अपचायक की सांद्रता रेड में 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित संबंध होता है। तो इसके लिए हमको अब इक्वेशन लिखनी है। देखिए E बराबर हो जाएगा E नॉट प्लस 0.059 डिवाइड बाय n log 10 OX, जो आपका अभिकारक वाला पार्ट मतलब ऑक्सीकारक, जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचायक में बदल जाता है वो, तो ऑक्सीकारक OX बटा हो जाएगा रेड हो जाएगा। ये जो इक्वेशन जो आपको ऊपर बताई थी नेक्स्ट इक्वेशन उसी टाइप की है। ठीक है, जहाँ पर E नॉट क्या हो जाएगा, रेडॉक्स विभव है, और N ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक द्वारा जो भी ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या है। N क्या है, ऑक्सीकारक के द्वारा जो भी ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जिन्हें ऑक्सीकारक ग्रहण करके अपने संगत अपचायक में बदल जाता है। तो जो आपका N है वो क्या है, जो भी ऑक्सीकारक के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जो वो ऑक्सीकारक होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके संगत अपचायक में बदल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5वां क्वेश्चन। दोस्तों 5वां क्वेश्चन हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने यहाँ पर जगह बच रही थी इंक्लूड कर दिया है। देखिए छोटी घड़ियों में काम आने वाले एक सेल का नाम लिखिए। तो जो छोटी घड़ियाँ होती है उनके अंदर जो भी काम आने वाले सेल होते हैं उनका नाम तो हो जाएगा मरकरी सेल। जो छोटी घड़ियाँ होती है हाथों में पहनते हैं, है ना, उन घड़ियों में कौन सा होता है, मरकरी सेल होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और दोस्तों इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन आंसर थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।